Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development course in lecture number 14, and this is the JavaScript lecture. तो पिछले लेक्चर में भी हमने जावास्क्रिप्ट इनिशियली स्टार्ट की थी, उसका इंट्रोडक्शन कवर किया था। बेसिकली जावास्क्रिप्ट कहाँ से इनहेरिट हुई और इन्वेंट हुई और कितने वर्जन्स आए। शुरू में उसकी इवैल्यूएशन के बारे में बात की थी, बाद में हमने उसके सिंटैक्स की, बेसिक सिंटैक्स की बात की थी। उसमें सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशंस, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, इफ एल्स का यूज़ देखा था, लूप्स का यूज़ देखा था, फंक्शंस कैसे बनते हैं, अरेज कैसे बनती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो वाला। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली वो विज़िट कर लें और पिछले तमाम लेक्चर्स विज़िट कर लें, क्योंकि अब हम क्लाइंट साइड से मूव करेंगे सर्वर पे और आगे .NET प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करके उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन वाला जो प्रोसेस है वो तो पहले कंप्लीट हो चुका है। ये डिज़ाइन को कंट्रोल करने के वाले से आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। थोड़ा सा तस्करा मैंने इसका लास्ट लेक्चर में किया था, उसके बारे में एलिमेंट एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग कैसे कवर होती है, और बॉडी एलिमेंट्स पे कैसे इवेंट मतलब हैंडल होते हैं, और बटन्स एलिमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड एलिमेंट्स, और लास्ट में हम बात करेंगे कि डायनेमिक HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे बनता है और उसमें एलिमेंट की जो पोजीशनिंग है और मूविंग है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कलर्स कैसे, फ़ॉन्ट्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट या माउस क्लिक्स के ऊपर हम कैसे इवेंट जनरेट कर सकते हैं। ये सारा लेक्चर हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आज की जो चीज़ें डिस्कस करूँगा उसको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करके। उसके जो बेसिक कुछ एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। पिछले भी लेक्चर में मैंने उससे पहले जो जावास्क्रिप्ट की आपको चीज़ें दिखाई थी उनको मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया था और दिखाया था कि वो कैसे यूज़ हो रहे हैं और उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और उनको इम्प्लीमेंट करके आपने देख लिया होगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम डॉम के नाम से याद रखते हैं, और डॉम एक बहुत फेमस चीज़ है जावास्क्रिप्ट की। तो डॉम 0 जो इज़ सपोर्टेड बाय ऑल जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउज़र्स, यानी सबसे पहले जो डॉम 0 आया था और तमाम जो एनेबल थे उस वक्त के ब्राउज़र उसमें वो सपोर्ट करता था। डॉम 1 वाज रिलीज़ 1998 के अंदर। डॉम 2 जो है वो 2000 के अंदर आया था। डॉम 3 जो आप कह लें कि लेटेस्ट है WC3C की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। एंड डॉम इज़ द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट डिफाइंस द इंटरफेस बिटवीन द HTML डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या API भी हम उसको कहते हैं। बेसिकली डॉम जो है वो आपके HTML डॉक्यूमेंट और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी API के दरमियान में इंटरफेस का काम करता है। यानी HTML डॉक्यूमेंट में आप जो लिखते हैं उसको ये जो डॉम है ट्रांसलेट करता है एप्लीकेशन API के अंदर, या मतलब आप जिस तरह रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सारी चीज़ें। इंटरफेस का मतलब यही होता है कि आपको जावास्क्रिप्ट का इंटरफेस यूजिंग द HTML डॉक्यूमेंट थ्रू आप उसको कंट्रोल करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट आप लिखना शुरू कर दें, नहीं, वो तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करते हैं आप। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ए लैंग्वेज दैट सपोर्ट द डॉम मस्ट हैव बाइंडिंग टू द डॉम कंस्ट्रक्ट, यानी कोई भी लैंग्वेज अगर डॉम को सपोर्ट करेगी तो वो डॉम की कंस्ट्रक्शन के साथ बाइंड होती है। द जावास्क्रिप्ट बाइंडिंग द HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स and element attribute are represented as property। तो जावास्क्रिप्ट बाइंडिंग की जहाँ तक बात है उसमें जो HTML एलिमेंट हैं वो उनको हम ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है ये, और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो एज ए प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट करता है। नाम इंटरचेंजेबल ही, बाकी उनका मतलब तो सेम ही है कि HTML एलिमेंट्स जो हैं
वो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उनके प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हम एक इनपुट टैग ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे उसकी टाइप रखी है हमने टेक्स्ट, नेम उसका रखा है एड्रेस, वुड बी रिप्रेजेंटेड एज द ऑब्जेक्ट विद 2 प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो टैग है इनपुट का ये एज ए ऑब्जेक्ट तो ट्रीट कर रहा है, लेकिन इसमें जो 2 एट्रीब्यूट्स आप कह लें टाइप और नेम, ये दोनों एज ए प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डॉम का स्ट्रक्चर जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं डॉम के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। ये कोड आपके सामने है, इसमें वही HTML का कोड है सारा जो टेबल्स बनाने का। इसको अगर मैं ट्री की शक्ल में देखूं तो मैंने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट से, यानी डॉक्यूमेंट है मेरा, ये हेड और बॉडी पे डिवाइड हुआ। हेड जो है फिर टाइटल पे चला गया आगे इसका नोड, और फिर आखिर में वो टाइटल यानी जो आपने दिया है। यहाँ बॉडी में फिर आप टेबल आप बना रहे हैं, टेबल में फिर 2 हैं रोज़, हर रो के अंदर जो है उसका हेडर है और उसका डाटा है। इधर भी इस रो में हेडर है और ये 2 डाटाज हैं, और हेडर में वो हेडिंग चली गई उस कॉलम की, और TD के अंदर वो डाटा चला गया या वैल्यू आप कह सकते हैं वो चली गई। यहाँ पे भी वो डाटा और वैल्यूज़ जो हैं वो शिफ्ट हो गई। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डॉम का स्ट्रक्चर बनता है। एलिमेंट एक्सेस इन द जावास्क्रिप्ट, यानी एलिमेंट तो मैंने बना लिया, यानी बटन्स बना लिए, टेक्स्ट बॉक्स बना लिए, मेन्यूज़ बना लिए। अब उनको मैं एक्सेस कैसे करूँगा जावास्क्रिप्ट में? 3 तरीके हम देखेंगे। एक तो मैं उसको एड्रेस के ज़रिए एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं उसको नेम के ज़रिए एक्सेस कर सकता हूँ, या एक पुराना तरीका यूज़ होता था ID, उसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ। तो ये तीनों तरीके हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस के ज़रिए आप देख लें कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, ए डॉक्यूमेंट विद द जस्ट 1 फॉर्म एंड 1 विजिट। तो विजिट कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बटन है तो वो विजिट हो गया, मेन्यू है तो वो विजिट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म का टैग और एक्शन इज़ इक्वल टू, मैंने फ़िलहाल डबल कोट्स में कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया है, टाइप उसका मैंने बटन रखी है, नेम उसका रखा है पुश मी। तो यहाँ पे नाम इसका आप कोई भी रख सकते हैं। नीचे मैं आके क्या कर रहा हूँ, इसको एड्रेस के ज़रिए एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स 0, दैट इज़ अरे लाइक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे 0 यानी फॉर्म के इंडेक्स पे जाओ और उस पे जो एलिमेंट वाली अरे है उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको उठा के ले आओ। ये एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ये अरे एड्रेस यानी उस जगह पे जाके, यानी 0 एलिमेंट पे। इसके हो सकता है कि ये जो मैंने बनाया हुआ हो, ये आप ऐसे समझें कि मैंने इस तरह बनाया हो कि 2-3 एलिमेंट्स हों, तो ये वाला एलिमेंट कहीं आगे हो सकता है, तो फिर उसका इंडेक्स नंबर मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैं अरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, सेम उसी तरह यहाँ भी एक्सेस कर पाऊँगा। नेम्स के ज़रिए कैसे एक्सेस करते हैं? requires the element and all of the ancestor except the body have the name attributes। मैं यहाँ पे जो नाम रखूँगा उसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। ये वही मैंने दोबारा फॉर्म कोड आपको दिखाया है, लेकिन मैं डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी आपको दिखा रहा हूँ। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, यानी मेरे फॉर्म, यानी एक फॉर्म कई हो सकते हैं, यहाँ पे माई फॉर्म उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ नाम, डॉट पुश मी। तो पुश मी किसका है? उस एलिमेंट का नाम रखा है मैंने, जो यहाँ पे रखा है वही यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो एक्सेस कर पाऊँगा। तीसरा ID है, और उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है गेट एलिमेंट बाय ID का फंक्शन यूज़ होता है या मेथड, वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ID अब मैंने इसका पुश मी रखा है, पहले यहाँ पे नेम था, अब मैंने ID यूज़ कर लिया है। यहाँ लिखता हूँ गेट डॉट ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यानी मैं ID के ज़रिए एलिमेंट गेट करना चाहता हूँ, और डबल कोट्स में आप उसका ID पास कर देंगे तो उस एलिमेंट का जो आप कंट्रोल है वो आपको मिल जाएगा। चेक बॉक्सेस और रेडियो बॉक्सेस जो होते हैं
उनको हम अरे के ज़रिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये चेक बॉक्सेस क्या हैं, रेडियो बटन क्या हैं, डेली आप फॉर्म्स के ऊपर यूज़ करते हैं, यानी वेब के ऊपर। बेसिकली चेक बॉक्स का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा आपने अगर यूज़र से पता करना हो कि क्या चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है या किसी भी मकसद के लिए, तो वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकता है। जबकि रेडियो बटन एज ए मल्टीपल चॉइस की तरह काम करता है। उसमें ये होगा कि एक ही चॉइस वो यूज़ कर सकता है, सारे नहीं सेलेक्ट कर सकता। चेक बॉक्स में सारे के सारे वो एक वक्त में चेक कर सकता है या अनचेक कर सकता है, और जो रेडियो बटन है उसको लाजमी तौर पर एक जो है वो चेक करना पड़ेगा, और वही ही होगा, बाकी सारे चेक नहीं होंगे। अगर किसी और को करेंगे तो वो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। तो उसको देख लें। यहाँ पे मैं फॉर्म बना रहा हूँ आईडी, और उसका नाम रखा है टॉपिंग ग्रुप। उसके अंदर मैं इनपुट टैग खोल रहा हूँ, और अब मैंने यहाँ पे टाइप रखी है चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स बटन बनेगा। पहले मैंने नॉर्मली बटन लिखा था तो सिंपल बटन बना था, अब चेक बॉक्स वाला बटन बनेगा। नेम इसका मैंने रखा है टॉपिंग्स, और वैल्यू मैंने इसको दी है ओलिव्स। तो यहाँ पे ओलिव्स वैल्यू उसकी बनेगी। और एक और चेक बॉक्स बना रहा हूँ, उसका मैंने टमाटोज़ नाम वैल्यू रखा है। अब ये दोनों बन गए हैं। अब नीचे मैं अब इनको कैसे मैनेज करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम चेक्ड का, जिसको मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ 0 से। नीचे एक और वेरिएबल डॉम का बना रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले ये जो मैंने फॉर्म बनाया है इसका आईडी लेता हूँ और डॉम के अंदर डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप, जो कि 0 से लेके डॉम टॉपिंग डॉट लेंथ के ऊपर चलेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी जितने इसमें चेक बॉक्स होंगे उतनी लेंथ होगी। बेसिकली यहाँ पे 2 हैं तो ये 2 टाइम्स चलेगा लूप, 3 है तो 3 टाइम्स चलेगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो डॉम डॉट टॉपिंग्स डॉट लेंथ है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोलेबल है। यानी जितने आपने एलिमेंट्स बनाए होंगे इस फॉर्म आईडी के अंदर, ये उतना इसका आप समझ लें साइज़ होगा। फिल वक्त हमने 2 बनाए हैं तो इसका साइज़ 2 है। बाकी आगे वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंडेक्स प्लस प्लस। अंदर आके मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़ द डॉम टॉपिक्स इंडेक्स इज़ चेक, यानी मैं कह रहा हूँ ये इंडेक्स सबसे पहले मेरा जो पहले एलिमेंट पे 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो ये वाला चेक बॉक्स पड़ा हुआ है। 1 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरा, ये दूसरा चेक टमाटोज़ वाला। अब सबसे पहले ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आपने अगर उसको चेक कर दिया होगा, क्लिक कर दिया होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और नम चेक्ड प्लस प्लस हो जाएगा। नम चेक यानी 1 हो जाएगा क्योंकि आपने एक चेक किया है। अगली दफ़ा फिर लूप चलेगा, दूसरा कंट्रोल उठाएगा और फिर देखेगा क्या ये चेक है। अगर तो ये चेक है तो फिर नम चेक की वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर यानी जितने आपने आखिर में आपके पास जितने मतलब टेक्स्ट बॉक्स चेक आपने किए होंगे उनकी ये नम चेक के अंदर जो है वो टोटल वैल्यू पड़ी होगी जितने आपने चेक किए होंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो सकती है आपके लिए, इसको आप ट्राई आउट कीजिएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक यानी लाइव कोडिंग करके भी देखेंगे। अगला काफ़ी अहम कॉन्सेप्ट है इवेंट्स और इवेंट्स हैंडलिंग का। ये टॉपिक हम इस पर पहले बाद में भी काफ़ी बात करेंगे जब हम C# या दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। एन इवेंट इज़ ए नोटिफिकेशन दैट समथिंग स्पेसिफिक हैज़ अकर्ड, यानी इवेंट होता है वो ख़ास चीज़ अकर हुई है किसी भी वक्त। फ़र्ज़ करें कि बटन प्रेस किया है आपने, वो बटन जब प्रेस किया तो एक इवेंट जनरेट होता है। अभी आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया था तो इवेंट जनरेट हुआ था। आप मतलब कभी कोई फॉर्म लोड करते हैं तो वो लोड का इवेंट होता है। तो अब आइदर द ब्राउज़र और एक्शन ऑफ द यूज़र ब्राउज़र, यानी अब ये इवेंट या तो यूज़र के एक्शन की वजह से हो सकता है या अकेला ब्राउज़र के एक्शन की वजह से भी हो सकता है। दूसरी जो इवेंट हैंडलिंग में चीज़ होती है वो इवेंट हैंडलर होता है। दैट इज़ द स्क्रिप्ट दैट इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट इन द रिस्पॉन्स टू द अपीयरेंस ऑफ द इवेंट, यानी इवेंट एक जनरेट हुआ, उस इवेंट का रिस्पॉन्स के लिए कौन सा कोड जनरेट होगा वो इवेंट हैंडलर में लिखा जाता है। बेसिकली उस इवेंट को हैंडल करने वाले कोड को हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब बटन क्लिक होता है तो बटन क्लिक पे क्या हो, उसके क्लिक होने पे जो हम कोड लिखेंगे या फंक्शन बनाएंगे वो बेसिकली उसका इवेंट हैंडलर कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एन इवेंट हैंडलर
टू द इवेंट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। यानी अब मैंने एक इवेंट जनरेट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक इवेंट हैंडलर बनाया। जब मैं इनको आपस में अटैच करूँगा तो वो प्रोसेस कहलाता है रजिस्ट्रेशन का। डोंट यूज़ द डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट इवेंट हैंडलर, यानी ये यूज़ नहीं करना हमने, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डायरेक्ट जो है वो आउटपुट आपके डॉक्यूमेंट पे शो होती है, हम किसी और तरीके से इसको यूज़ करेंगे। अब ये आपके सामने एक लिस्ट है जो कि इवेंट और उनके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे ब्लर का इवेंट है, उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो ऑन ब्लर का इवेंट है। चेंज का ऑन चेंज, क्लिक का ऑन क्लिक, फोकस का ऑन फोकस, लोड का ऑन लोड, माउस डाउन यानी ऑन माउस डाउन, माउस यू मूव, और इसी तरह माउस ओवर, माउस अप। तो ये ऑन सिलेक्ट, सबमिट एंड अनलोड, ये सारे इवेंट हैं जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेंगे। जैसे आप फर्ज करें माउस क्लिक करते हैं बटन उसका लेफ़्ट क्लिक, तो उसको बोलते हैं ऑन माउस डाउन का इवेंट। जब आप उस बटन को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन माउस अप का बटन। इसी तरह जब आप बेसिकली अपने माउस के ज़रिए कर्सर को किसी जगह पे ले जाइए, मैंने एग्जांपल भी की थी अगर आपको याद हो CSS में, वहाँ पे हम माउस को ले गए तो उसका कलर हो गया रेड। बेसिकली वो माउस होवर था। माउस होवर का मतलब होता है कि आप माउस का कर्सर वहाँ ले तो जाते हो ड्रैग करके, लेकिन क्लिक नहीं करते, तो उसको माउस होवर कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे माउस ओवर का इवेंट है, वो भी हम यूज़ करेंगे। द सेम एट्रीब्यूट कैन अपेयर इन द डिफरेंट टैग्स। तो बहुत से इसी तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफरेंट टैग्स पे हम लगा सकते हैं। जैसे ऑन क्लिक का एंकर टैग यानी हमारा हाइपरलिंक पे यूज़ कर सकते हैं, इनपुट पे कर सकते हैं। एंड द टेक्स्ट एलिमेंट गेट फोकस ऑन 3 ways एंड व्हेन द यूज़र पुट द माउस कर्सर ओवर इट एंड प्रेस इट द लेफ़्ट बटन, वही के माउस जो है उसका इस्तेमाल करके हम उस बटन को क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक यानी, या यूज़र कोई टैब प्रेस करता है या कोई फोकस मेथड यूज़ होता है, तो ये सारे यूज़ होते हैं। यहाँ पे अब आप आगे देख सकते हैं कि अब दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है आपके सामने, बुक में भी अवेलेबल है आपके लिए। मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके लिए रीड कर लेता हूँ। यहाँ जैसे ऑन ब्लर का एट्रीब्यूट है या इवेंट है, वो एंकर टैग पे यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि लिंक जो है जो आपका हाइपर लिंक है उसके ऊपर आपका जब माउस का कर्सर आएगा तो वो ब्लर हो जाएगा, यानी उसका फोकस लूज़ हो जाएगा। बटन के ऊपर आएगा तो वो उसका फोकस लूज़ हो जाएगा। मतलब ब्लर का यही मतलब होता है ना कि वो ब्लर हो जाएगा, यानी उसका जो फोकस है वो आपको नज़र नहीं आएगा थोड़ी देर के लिए। ब्लर जैसे ही आप कर्सर जो है वो साइड पे लेके जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। ऑन चेंज का है कि ऑन इनपुट के इनपुट एलिमेंट इज़ चेंज एंड लॉसेस द इनपुट फोकस। जैसे ही फर्ज करें एलिमेंट इनपुट का चेंज हुआ तो उसने फोकस लूज़ कर दिया। टेक्स्ट एरिया है यानी उस पर आपका कोई चेंज होगा तो ये भी फोकस लूज़ कर देगा। ऑन क्लिक का यानी जब यूज़र लिंक पे क्लिक करेगा वो एंकर टैग के ज़रिए आप कर सकते हैं। इनपुट यानी बटन पे क्लिक करेगा। ऑन फोकस यानी उस बटन के ऊपर आप फोकस करेंगे यूजिंग द माउस कर्सर। टेक्स्ट एरिया का मतलब भी यही है कि आप उसके ऊपर इनपुट फोकस करेंगे। ऑन लोड यानी फॉर्म जब लोडिंग फिनिश करेगा तो तब क्या हो। ऑन माउस डाउन यानी लेफ़्ट माउस बटन क्लिक हो तब क्या हो। ऑन माउस मूव यानी विदाउट किसी क्लिकिंग बटन के माउस में ऐसे ड्रैग मूव कर रहा हूँ। और आउट का मतलब यहाँ पे माउस जो है वो एलिमेंट यानी मूव होता है। और ओवर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि कर्सर जो है वो मूव होता है। इसके अलावा ऑन सिलेक्ट है यानी कोई एलिमेंट जब आप उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे तब क्या हो। टेक्स्ट एरिया है तो तब क्या हो। आप देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया लिखा होता है एंटर फर्स्ट नेम, जैसे ही आप उस पर कर्सर ले क्लिक करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप अपना नाम लिखते हैं। तो ये ऑन सिलेक्ट वाला इवेंट है। ऑन सबमिट यानी फॉर्म जब आप फॉर्म के ऊपर अप्लाई होता है ये वाला इवेंट, और जब आप सबमिट का बटन यानी फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तब जनरेट होता है। अनलोड का मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट को एग्ज़िट करते हैं यानी
क्लोज़ करते हैं तब जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट हैंडलर बाय असाइनिंग द इवेंट हैंडलर स्क्रिप्ट टू द टैग एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप देखें ये रजिस्ट्रेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। इनपुट टाइप बटन, नेम इसका माई बटन रखा, एट्रीब्यूट मैंने दिया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या हो, अलर्ट यहाँ पे माउस क्लिक, यानी यहाँ पे आप एक अलर्ट मैसेज बॉक्स देंगे माउस क्लिक हुआ है, नीचे आप इसका हैंडलर दे रहे हैं, यानी ऑन क्लिक ये माई हैंडलर, ये फंक्शन मैं बनाऊँगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब ये होगा कि जब ये बटन प्रेस होगा तो ये वाला फंक्शन फायर होगा और इसमें जो हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में जो भी आप करना चाहते हैं वो इसमें हो जाएगा। हैंडलिंग द इवेंट्स फ्रॉम बॉडी में ज़ाहिर है आपकी जो HTML की बॉडी होती है उसमें लोड और अनलोड का इवेंट हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो फॉर्म लेवल पे होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। इसके अलावा ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है जो कि रेडियो बटन्स या बटन्स पे हो सकती है। यहाँ पे ऑन हैंडल रजिस्टर्ड इन मार्कअप बटन दैट क्लिक कैन बी सेंड टू द हैंडलर एज ए पैरामीटर, यानी जो आप क्लिक करेंगे उसके इवेंट हैंडलर को जो पैरामीटर होगा वो पास हो जाएगा। आगे मैं जब इसकी एग्जांपल कवर करूँगा तो उसमें ये चीज़ें आ जाएगी। हैंडलिंग इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स या जब आप कोई नाम एंटर करते हैं तब यूज़ होता है। और जैसे फ़र्ज़ करें आप ईमेल है तो यूज़र ईमेल आपसे मांगता है, फिर पासवर्ड, तो दोनों का बिहेवियर ज़रा डिफरेंट होता है। पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है, उसमें आप देखते हैं कि नाम लिखा हुआ नज़र आता है, पासवर्ड में मुझे स्टैरिक में तब्दील होता हुआ नज़र आता है। तो गुड यूज़ टू द जावास्क्रिप्ट बिकॉज इज़ फाइन टू एरर फ्रॉम इनपुट बिफोर सेंड टू द सर्वर प्रोसेसिंग। वही बात है कि आप ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सर्वर के पास एरर ना जाए, यहीं पे आप उसको कर ले मैनेज। थिंग्स दैट मस्ट बी डन, डिटेक्ट द एरर एंड प्रोड्यूस द अलर्ट मैसेज, पुट द एलिमेंट इन फोकस एंड सिलेक्ट द एलिमेंट एंड हाईलाइट द टेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, यानी टेक्स्ट एलिमेंट फ़र्ज़ करें आप पासवर्ड गलत डालते हैं तो फ़ौरन वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है रेड कलर में कि भाई आपने पासवर्ड गलत दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हैंडलिंग इवेंट्स एंड टेक्स्ट पासवर्ड कैसे करें। अब फॉर्म जस्ट हैज़ टू पासवर्ड इनपुट बॉक्स रीसेट एंड सबमिट बटन्स, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फॉर्मेट चेक करना है, यानी इसमें तो आप ये देखते हैं ना कि कंपेयरिंग पासवर्ड होता है। फ़र्ज़ करें आप पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो उस वक्त पासवर्ड कंपेयर होता है आपके जो लीगल पासवर्ड है या पहले से जो स्टोर्ड है, अगर वो गलत होता है तब एरर आता है, अदरवाइज़ एक्सेप्ट हो जाता है। एक दूसरी एग्जांपल है कि नाम का फॉर्मेट चेक किया जाए या फ़ोन नंबर आप एंटर कर रहे हैं लेकिन आपने गलत फॉर्मेट में एंटर कर दिया, ईमेल आप एंटर कर रहे हैं गलत फॉर्मेट में एंटर कर ली, तो वो चेंज का इवेंट अगर होगा और उस केस में आपको वो एरर देगा। डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। द HTML डॉक्यूमेंट हुज टैग एट्रीब्यूट्स टैग कंटेंट एंड एलिमेंट स्टाइल प्रॉपर्टी कैन बी चेंज आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन इट्स स्टिल बीइंग डिस्प्लेड ऑन ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र डिस्प्ले होने से पहले आप कह लें या उसी वक्त डिस्प्ले होने के दौरान, यानी प्रोसेस डिस्प्लेइंग के दौरान आप मुख्तलिफ इवेंट्स जनरेट करवाते हैं, उनके स्टाइल्स वगैरह चेंज करवाते हैं, उनके एनिमेशंस वगैरह चेंज करवाते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड सच चेंजेस आर मेड विद द एम्बेडेड स्क्रिप्ट, हम इसको बोलते हैं, उसके ज़रिए हम करते हैं। अब ये सारी डॉम के स्ट्रक्चर में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एलिमेंट पोजीशनिंग क्या है। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट कर सकते हैं आप। 3 स्टाइल हैं, पोजीशन, लेफ़्ट और टॉप। यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं एब्सोलूट, रिलेटिव और स्टैटिक है। हम ज़्यादातर यहाँ पे एब्सोलूट यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे P स्टाइल दिया, पैराग्राफ स्टाइल, उसको मैंने दिया यहाँ पे पोजीशन, और एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने एब्सोलूट दिया। उसके बाद मैं उसको लेफ़्ट पे सेट कर रहा हूँ, लेफ़्ट पे मैं उसको 50 पिक्सल्स जो है वो दे रहा हूँ, और टॉप से मैं उसको 100 पिक्सल्स दे रहा हूँ, यानी उस एलिमेंट की पोजीशन है। इफ़ द पोजीशन इज़ सेट टू बी द आइदर एब्सोलूट और रिलेटिव द एलिमेंट कैन बी मूव्ड आफ्टर इट द डिस्प्ले, यानी जब आप ये इसकी पोजीशन लगाएंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा तब मूव होगा, उसको हम कहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इसकी एग्जांपल में कवर करेंगे। इसी तरह आप कलर्स और फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं।
बेसिकली कलर की एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। द एक्चुअल पैरामीटर दिस डॉट वैल्यू यूज़ करते हैं हम, यानी वो कलर यूज़ करते हैं। और फ़ॉन्ट में बेसिकली आप जाएं तो माउस ओवर, यानी जब उस फ़ॉन्ट पे जाए तो उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, या उससे माउस वापस आए तो फिर फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। The content of the HTML element addressed to the value property of is associated with JavaScript object। तो ये डायनेमिक कंटेंट की प्रॉपर्टी है। आखिर में ए माउस क्लिक कैन बी यूज टू द ट्रिगर्ड एक्शन नो मैटर वेयर द माउस इज कर्सर इज डिस्प्लेड, यानी जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस वक्त जो माउस क्लिक का इवेंट होता है ऑन माउस डाउन या ऑन माउस अप का, यानी जब आप उस बटन से हाथ उठाते हैं तो माउस अप का इवेंट आता है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बेसिकली जल्दी में हमने आखिर में जो चीज़ें कवर की हैं उनको हम अगली एग्जांपल्स में कवर करेंगे, उनकी एक एग्जांपल देखेंगे और वहाँ पे जो कोड यूज़ होगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में हमने डॉम के बारे में डिटेल से बात की, इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में भी हमने कवर की। आखिर में डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट की बात की, तो ये काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इनकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करेंगे, तो तब आपकी जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करें। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लें। असाइनमेंट्स जो मैंने आपको दी थी सबमिट करने के लिए, मेरे ख्याल में 2 या 3 असाइनमेंट्स हैं, उनको आप वक्त पे करें, सबमिट कराएं। नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।